नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 17 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शांति बिल के बारे में। अब न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सरकार की जो मोनोपोली है वो टूटने वाली है और प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होने वाली है। इसी से संबंधित है ये शांति बिल जिसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, यूजीसी जनरल यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन वालों को रेगुलेट करता है जैसे एमबीए इंजीनियरिंग, और एनसीटीई टीचर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करता है। तीनों को सरकार खत्म करने वाली है और नई बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी इस्टेब्लिश करने वाली है। इसी से संबंधित बिल सरकार लेके आई है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे जो आर्टिकल है वो रोड सेफ्टी से संबंधित है। क्या रिफॉर्म आरटीओ में आने चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूक्लियर पॉलिसी से संबंधित है। सरकार देखो एक नया बिल लेके आई है, शांति बिल। इसको हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो एनर्जी वाला टॉपिक है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और जीएस पेपर 2 में जो पॉलिसी वाला टॉपिक है वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है ना जीएस पेपर 3 में, वहां से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल में? कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्या है, 2047 का हमारा विजन क्या है और करंट स्टेटस क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ये जो नया बिल आया है शांति बिल, ये कैसे 1962 की मोनोपोली को तोड़ रहा है। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एंट्री बैन थी 1962 के एक्ट में, लेकिन कैसे अब एंट्री बैरियर तोड़ रहा है ये शांति बिल। फिर हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि सरकार क्या कंट्रोल करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स क्या बनाएंगे। और सबसे लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे जिसमें हम लायबिलिटी, सेफ्टी और रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस जैसे जो इश्यूज है ना वो डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं कंटेक्स्ट के साथ में। सबसे पहले देखो आप ना ग्राउंड रियलिटी समझो। आज इंडिया में जितनी बिजली बनती है ना उसमें देखो न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 3%। जितनी बिजली बनती है उसमें न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, जो कि बहुत कम है। स्पेशली अगर देखो हम डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें ना, आप फ्रांस से कंपेयर कर लीजिए, वहां पे टोटल जितनी बिजली बनती है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 70% है। सोच के देखो 70% कितना ज्यादा हो गया। लेकिन सरकार का देखो विजन बहुत बड़ा है। सरकार कहती है 2047 तक ना, जब इंडिया की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, हमारे पास में 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी। ये सरकार का टारगेट है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी 2047 आते आते। और 2033 तक कम से कम 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम लगा लेंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम लगा लेंगे। तो बेसिक्स भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या हैं? देखो जैसा कि वर्ड से ही जाहिर है स्मॉल, तो ये जो है ना ये बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स के छोटे वर्जन है, आप कह सकते हो। बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स के छोटे फ्लेक्सिबल वर्जन होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इन्हें ना फैक्ट्री में बना के साइट पर असेंबल किया जा सकता है। तो इनको इस्टेब्लिश अगर किया जाता है ना तो कॉस्ट कम आती है, क्योंकि फैक्ट्री में इनको बनाया गया और साइट पे जाके असेंबल कर दिया। कॉस्ट भी कम आएगी, बनाना भी ज्यादा आसान है, सेफ्टी भी ज्यादा है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि 2047 तक सरकार 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी इस्टेब्लिश करना चाहती है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्योंकि देखो न्यूक्लियर प्लांट बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आता है न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश करने में। और अब तक ना सिर्फ देखो NPCIL, ये जो बॉडी है ना NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही बॉडी ये काम कर सकती थी, मतलब न्यूक्लियर प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश करना। लेकिन देखो सरकार के पास में अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं।
इसलिए यहां पे एंट्री होती है शांति बिल की। समझ गए? पूरी कहानी आप समझ गए ना? सरकार का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट की हमें न्यूक्लियर कैपेसिटी चाहिए। 2033 तक कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिजिनस हमें इस्टेब्लिश करने हैं। लेकिन पैसा अनलिमिटेड है नहीं सरकार के पास में। एनपीसीआईएल सरकार के लिए काम करती है, तो सरकार चाहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होनी चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में। और प्राइवेट प्लेयर की एंट्री करवाने के लिए ये बिल आया है, शांति बिल। आप देखिए शांति बिल कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखो 1962 में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था ना, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ये आया था 1962 में। अब ये जो एक्ट था ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ना मोनोपोली इस्टेब्लिश करता था न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, कि और कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना सकती। ये एक्ट बैन लगाता था। लेकिन शांति बिल जो सरकार अब लेके आई है ना, वो इस स्टेटस को तोड़ रहा है। वो इस स्टेटस को तोड़ रहा है। नया जो शांति बिल सरकार लेके आई है, इसके हिसाब से अब लाइसेंस, न्यूक्लियर एनर्जी का जो लाइसेंस है, किस किस को मिल सकता है? गवर्नमेंट एंटिटीज को मिल सकता है, जॉइंट वेंचर्स को मिल सकता है, एनी अदर कंपनी मतलब किसी दूसरी कंपनी को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इसका मतलब आप समझो, एनी अदर कंपनी का इंक्लूजन करना बिल में, ये देखो एक बहुत बड़ा सिग्नल है। सरकार ये कह रही है कि डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल अब न्यूक्लियर सेक्टर में आ सकता है। डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल मतलब टाटा, अदानी, रिलायंस, ये प्राइवेट कैपिटल है। अब ये भी न्यूक्लियर सेक्टर में आ सकता है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी देखो फोकस फॉरेन प्लांट ओनर्स पे नहीं है। मतलब फॉरेन की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो नहीं आ सकती न्यूक्लियर प्लांट के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल की बात की गई है, सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल, फॉरेन प्राइवेट कैपिटल नहीं, सिर्फ देसी कंपनीज। और ऐसा क्यों किया गया? मतलब प्राइवेट सेक्टर को क्यों इनवाइट किया गया? ताकि देखो प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लाए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, और न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने का, उनको कंस्ट्रक्ट करने का जो रिस्क है वो प्राइवेट कंपनीज भी शेयर करें। जब देखो सरकार अकेली प्लांट बनाती है ना, और प्रोजेक्ट मान लीजिए लेट हो जाता है, तो सारा जो लॉस है ना वो टैक्स पेयर्स के मनी का होता है। क्योंकि सरकार के पास तो पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है ना, हमने जो टैक्स दिया है वो पैसा है सरकार के पास में। सारा लॉस जो होता है वो टैक्स पेयर्स का होता है अगर न्यूक्लियर प्लांट लेट होता है। लेकिन अब ये जो रिस्क है ना, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में शेयर होगा, उनके साथ में शेयर होगा। और प्राइवेट प्लेयर आपको पता है ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और अपना नुकसान कोई नहीं चाहता, इस वजह से वो कंस्ट्रक्शन टाइम पे क्रिएट करते हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स के आने से देखो साइट अप्रूवल कि कहां पे न्यूक्लियर प्लांट बनाना है, कमीशनिंग, प्लांट बना के चालू करना, ये सब अब जल्दी जल्दी होगा। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं अपना लॉस नहीं होने देते। ये सब जल्दी जल्दी होगा प्राइवेट प्लेयर्स के आने से। ये देखो 3 चीजें हैं, रिस्क शेयर होगा, जल्दी काम होगा, और सरकार के पास पैसा नहीं है तो अब पैसा भी मिलेगा। तीनों चीजें होंगी। तो अब फिर आता है नेक्स्ट चीज, पार्ट 3। देखो आपको पता है न्यूक्लियर प्लांट बनाना, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल की भी जरूरत होगी। अब उसका मिसयूज भी हो सकता है, जिसे ईरान करता है। ईरान बोलता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस फ्यूल का इस्तेमाल फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कर देता है। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या हम प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर बॉम्ब का मटेरियल दे देंगे? मिसयूज हो गया, चोरी हो गया, या ब्लैक मार्केट में बेच दिया प्राइवेट कंपनीज ने, फिर बिल्कुल नहीं। बिल में देखो बहुत स्मार्ट तरीके से ना स्ट्रेटेजिक सेपरेशन किया गया है। आप ना सोच के देखिए, न्यूक्लियर जो इकोसिस्टम है ना, आप उसको 2 पार्ट्स में बांटिए। एक है सेंसिटिव पार्ट और दूसरा है कॉमर्शियल पार्ट। समझ गए? सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? सेंसिटिव पार्ट है न्यूक्लियर इकोसिस्टम का फ्यूल साइकिल वाला पार्ट।
फ्यूल साइकिल वाला पार्ट में क्या क्या आता है? यूरेनियम की माइनिंग करना, फ्यूल इनरिचमेंट, रीप्रोसेसिंग करना। रीप्रोसेसिंग में देखो ये वो वाला पार्ट है जहां से वेपन बन सकता है, फ्यूल को रीप्रोसेस करना। अब इसी पार्ट में प्रोलिफरेशन का रिस्क रहता है, मतलब ईरान जो है इसी चीज का मिसयूज करता है, न्यूक्लियर फ्यूल को रीप्रोसेस करके फिर न्यूक्लियर बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल करना। तो ये सेंसिटिव पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट है वो पावर जनरेशन वाला पार्ट है। इसमें आता है न्यूक्लियर प्लांट बनाना, स्टीम जनरेट करना, इसके साथ साथ इसमें टरबाइन घुमाना, वो सारी चीजें आ जाती हैं इस पार्ट में, पावर जनरेशन वाले पार्ट में, यानी कॉमर्शियल पार्ट में। तो शांति बिल जानते हो क्या करता है? शांति बिल ये कहता है ये जो सेंसिटिव वाला पार्ट है ना, ये अभी भी पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल में रहेगा। समझे? ये जो सेंसिटिव वाला पार्ट है ना, जहां से न्यूक्लियर फ्यूल के प्रोलिफरेशन का रिस्क रहता है, रीप्रोसेस करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, ये सेंसिटिव वाला पार्ट अभी भी स्टेट के कंट्रोल में रहेगा और यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन ये जो सप्लाई चेन वाला पार्ट है ना, पावर जनरेशन वाला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बोला प्लांट बनाना, स्टीम जनरेट करना, टरबाइन घुमाना, यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, यहां पे प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। सरकार ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि भैया ये जो सेंसिटिव वाला पार्ट है इसको हम नहीं देने वाले हैं, ये हम ही रखेंगे। आना है तो आओ, मत नहीं तो मत आओ। प्राइवेट प्लेयर्स को सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा, बाद वाला, ऊपर वाला। तो राइटर बोलते हैं देखो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। कॉमर्शियल एंट्री देखो वहां पे अलाउड है जहां पे पावर जनरेट हो रही है, लेकिन कंट्रोल वहां सरकार का है जहां पे सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। अब लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। देखो 3 बड़ी प्रॉब्लम राइटर बताते हैं इस शांति बिल में। सबसे पहले है लायबिलिटी कैप। लायबिलिटी कैप बहुत छोटा लिख दिया है ना, लायबिलिटी कैप। देखो हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन, ये है सबसे बड़ा पॉइंट, यही है लायबिलिटी कैप। अगर कल को कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, जैसे फुकुशिमा वाला डिजास्टर हो गया जापान में, तो फिर देखो पैसा कौन देगा। तो बिल ने ना ऑपरेटर की यानी कंपनी की लायबिलिटी को ना कैप कर दिया है 3000 करोड़ कि कंपनी जो है मैक्सिमम इतना लायबिलिटी देगी, इससे ज्यादा नहीं। अगर नुकसान मान लीजिए 4000 करोड़ का हुआ है तो ऑपरेटर यानी वो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, तो क्या वो ये नुकसान देगी? नहीं। 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है तो फिर सेंटर देगा। फिर कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब यहां पे देखो एक एथिकल डायलेमा है। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है, उन्हें पता है कि उनका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 3000 करोड़ हो सकता है मैक्सिमम लॉस उनका। लेकिन देखो विक्टिम्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ये थोड़ी कंसर्निंग चीज हो सकती है। जैसे देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी देखो, या फिर फुकुशिमा का डिजास्टर देखो, उन डिजास्टर्स में 3000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स हैं। तो यहां पे अगर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लागू होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल डाइल्यूट हो रहा है। यहां पे मैक्सिमम जो लायबिलिटी होगी ऑपरेटर की वो 3000 करोड़ होगी। हालांकि सरकार बोलती है कि देखो अगर मैक्सिमम लायबिलिटी अनलिमिटेड रख दें तो फिर कोई कंपनी आना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी तो रिस्की है ना। तो उनको भरोसा भी तो दिलाना जरूरी था कि आपका मैक्सिमम लॉस भाई इतना हो सकता है, तभी तो वो आएंगे। फिर नेक्स्ट है सप्लायर अकाउंटेबिलिटी। आप ना 2010 का एक्ट याद करिए, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। उसमें देखो जो सेक्शन 17B था ना, जिसमें फॉरेन सप्लायर्स डरते थे कि अगर उनका पार्ट खराब निकला तो फिर उन पे केस चलेगा। लेकिन शांति बिल ने क्या किया, इसने ये कहा कि सप्लायर पे देखो केस तभी चल सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, तब सप्लायर के खिलाफ केस चल सकता है। या फिर सप्लायर ने इंटेंट टू काज डैमेज किया हो, मतलब जानबूझ के उसने डैमेज किया हो, इंटेंट थी उसकी डैमेज करने की, तभी सप्लायर के खिलाफ केस चल सकता है। अदरवाइज सप्लायर के खिलाफ केस नहीं चल सकता है। इसका मतलब देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट वीक है
तो सप्लायर बच जाएगा। ऑपरेटर के पास में सप्लायर के अगेंस्ट रिकोर्स कम हो जाएगा। मतलब समझ गए, ऑपरेटर वो जो प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, सप्लायर वो जिसने इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। तो अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कमजोर निकला तो जो ऑपरेटर है ना, यानी टाटा वगैरह कंपनीज हैं, ये कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी सप्लायर के अगेंस्ट जिसने इक्विपमेंट्स को सप्लाई किया है। तो राइटर बोलते हैं ये जो प्रोविजन किया गया है ना, ये सप्लायर को खुश करने के लिए किया गया है, बट इससे सप्लायर की जो जवाबदेही है, अगर उसने घटिया इक्विपमेंट सेंड कर दिए तो उसकी जवाबदेही कमजोर हो सकती है। समझ गए। अब इशू नंबर 3 देखिए, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस। देखो न्यूक्लियर सेक्टर में ना एक रेगुलेटर होता है, और हमारे यहां पे है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब देखो रेगुलेटर जो होना चाहिए वो ऑपरेटर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑपरेटर मतलब जैसे मान लीजिए टाटा की प्राइवेट कंपनी है, अब वो रेगुलेटर से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी तो वो अच्छे से रेगुलेट करेगा। अगर रेगुलेटर ऑपरेटर से इंडिपेंडेंट नहीं है तो दोनों भाई भाई, अगर ऑपरेटर कुछ गलती भी करेगा तो रेगुलेटर उसे टोकेगा ही नहीं, दोनों के बीच में दोस्ती है, इंडिपेंडेंस है नहीं। लेकिन राइटर बोलते हैं इंडिया में ना रेगुलेटर के अपॉइंटमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है। इंडिया में रेगुलेटर के अपॉइंटमेंट्स में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो यहां पे पैदा होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? देखो सरकार ही प्लांट चला रही है, NPCIL के थ्रू सरकार ही तो न्यूक्लियर प्लांट चला रही है, और सरकार का ही होल्ड है न्यूक्लियर रेगुलेटर पे, सरकार ही तो रेगुलेटर को अपॉइंट कर रही है। तो शांति बिल जो है वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सोल्व नहीं करता। तो अगर देखो रेगुलेटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर देखो पब्लिक का ट्रस्ट नहीं बनेगा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करेंगे। तो ये इशू रिजोल्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो शांति बिल वैसे तो बढ़िया है, मोनोपोली जो है सरकार की टूट रही है, और जो 2047 का गोल है कि 2047 आते आते हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी जनरेट करनी है, ये जो ड्रीम है वो पूरा होगा इस बिल के थ्रू, कैपिटल आएगा। लेकिन देखो हमें ना किसी भी सूरत में सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, लायबिलिटी प्रोविजन और ज़्यादा स्ट्रोंग होने चाहिए, और पूरी तरह से सेफ्टी फर्स्ट के मंत्रा पे हमें काम करना चाहिए। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के बारे में है। हायर एजुकेशन को खास करके ट्रांसफॉर्म करने वाला ये बिल है। बिल में प्रपोज किया गया है कि UGC, AICTE, NCTE, इन सब बॉडीज को खत्म करके एक नई बॉडी जो है वो प्रपोज की गई है इस बिल में। तो आप सिलेबस में ना GS पेपर 2 में जो एजुकेशन वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो इस बिल में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है, क्यों सरकार ये बिल लेकर आई, जरूरत क्या पड़ी, और नया स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइनेंशियल पावर्स मतलब UGC से ग्रांट सब जो है वो क्यों हटाया गया है, पेनल्टीज का क्या प्रोविजन है, 1000 से लेके 2 करोड़ तक का पेनल्टीज का प्रोविजन, और सबसे लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस, फेडरलिज्म और ऑटोनमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं। देखो अभी तक हमारे पास में ना कई सारे रेगुलेटर्स थे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। जैसे UGC 1956 में इस्टेब्लिश किया गया, ये जनरल यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर था, अभी भी है हालांकि क्योंकि बिल पास नहीं हुआ है। AICTE 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए था, जैसे इंजीनियरिंग, MBA, इस प्रकार की जो टेक्निकल एजुकेशन थी ना, इसको रेगुलेट करने के लिए अलग से रेगुलेटर बॉडी बनी थी AICTE 1987 में। फिर देखो टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग से बॉडी बनी 1993 में, NCTE। यानी बहुत सारे रेगुलेटर्स थे, अभी भी हैं सॉरी हमारे देश में। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटर्स। एक कॉलेज को ना यूनिवर्सिटी के लिए UGC के पास में जाना पड़ता था, और अगर कोई वही यूनिवर्सिटी अगर कोई टेक्निकल कोर्स स्टार्ट करती तो AICTE के लिए
AICTE के पास में जाना पड़ता। तो इससे ना ओवर रेगुलेशन हो रहा था और इंस्पेक्टर राज पैदा हो रहा था। मतलब यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, यूनिवर्सिटी में जनरल कोर्सेज भी होते हैं, BA BSc वाले, और टेक्निकल एजुकेशन भी होती हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब उसी यूनिवर्सिटी में BTech भी चल रही है, लेकिन हर कोर्स के लिए आप नए रेगुलेटर के पास में जाओ, ये तो चीज़ ठीक नहीं थी ना। तो फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में जो आई थी, इस पॉलिसी ने कहा हमें चाहिए लाइट बट टाइट रेगुलेशन। तो NEP ने ना एक चीज प्रपोज की थी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उसी विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार अब ये बिल लेके आई है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। मतलब समझ गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने प्रपोज किया था हमें लाइट बट टाइट रेगुलेशन चाहिए, हमें एक बॉडी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाम अब सरकार ने चेंज कर दिया, बाकी उसी विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ये बिल जो है वो लेके आई है। अगर देखो बिल पास हो गया तो ये सारे जो पुराने एक्ट्स हैं ना, UGC एक्ट 1956 में बना था, फिर AICTE एक्ट ये 1987 में आया था, या फिर टीचर एजुकेशन के लिए NCTE एक्ट 1993 में आया था, ये सब खत्म हो जाएंगे। अगर ये बिल पास हो गया तो सब खत्म हो जाएंगे। सरकार ने बोला कि ये सारी जो बॉडीज है ना, UGC, AICTE, NCTE, इन सब को मर्ज करो और एक अम्ब्रेला बॉडी बनाओ जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये अम्ब्रेला बॉडी बनेगी और बाकी वो सारी बॉडीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब इस बॉडी का काम होगा डायरेक्शन देना और कोऑर्डिनेशन करना। इस बॉडी के नीचे ना 3 स्पेसिफिक काउंसिल्स होंगी। ध्यान से सुनना, हर एक काउंसिल का स्पेसिफिक रोल क्या होगा। इस बॉडी के नीचे पहली जो काउंसिल होगी वो होगी रेगुलेटरी काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल ये मेन रेगुलेटर है। अब ये जो रेगुलेटरी काउंसिल है ना, ये देखेगा कि कॉलेज रूल्स फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए स्टैंडर्ड भी सेट करेगा ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे देश में कैंपस एस्टैब्लिश कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉलेजेस को ना डिग्री ग्रांट करने की पावर देगा। तो ये सब काम होंगे रेगुलेटरी काउंसिल के, जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बॉडी के अंडर आएगी। दूसरी काउंसिल होगी स्टैंडर्ड्स काउंसिल। नाम भी देती है, बिल में नाम भी दिया हुआ है, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद। और ऊपर वाली जो काउंसिल है रेगुलेटरी काउंसिल, उसका भी नाम दिया हुआ है विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, ऐसे नाम है, विनियमन परिषद और मानक परिषद। स्टैंडर्ड काउंसिल का काम क्या होगा? स्टैंडर्ड काउंसिल का काम होगा एकेडमिक क्वालिटी डिसाइड करना। मतलब क्या पढ़ाना है, स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम क्या होंगे जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो ये सब डिसाइड करना इस स्टैंडर्ड काउंसिल का काम होगा। फिर इसके बाद देखो तीसरी जो काउंसिल होगी ना, वो होगी एक्रीडिटेशन काउंसिल, मतलब विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद। अब ये जो काउंसिल है ना, एक्रीडिटेशन काउंसिल वाली, ये कॉलेजेस की ना ग्रेडिंग करेगी। ग्रेडिंग करेगी मतलब क्वालिटी चेक करेगी, ग्रेड करेगी, ये कॉलेज कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कॉलेज कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क बनेगा। इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क बनेगा ताकि कॉलेजेस की ना क्वालिटी के आधार पे ग्रेडिंग की जा सके। अब आपने ध्यान दी एक चीज, जो ग्रांट्स काउंसिल है ना वो गायब है। मतलब पहले एक ड्राफ्ट रिलीज किया था, उसमें ना जो ये अम्ब्रेला बॉडी थी ना, उसके अंदर एक ग्रांट्स के लिए भी अलग से प्रोविजन था। ग्रांट देने के लिए कॉलेजेस को अलग से एक बॉडी का प्रोविजन था। लेकिन इस फाइनल बिल में ना फंडिंग की पावर को हटा दिया गया है। फाइनल बिल में फंडिंग की पावर को हटा दिया गया है। तो फिर क्वेश्चन उठता है, फंडिंग कहां से मिलेगी कॉलेजेस को? समझ गए? तो फंडिंग पावर की अगर हम बात करें, जैसे पहले देखो यूजीसी का जो फुल फॉर्म था उसी में ग्रांट कमीशन आता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना। वो पैसा बांटती थी यूनिवर्सिटीज को, और इवन जो AICTE था वो भी पैसा बांटता था टेक्निकल कॉलेजेस को।
लेकिन नई बॉडी के पास में फंडिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है रेगुलेटर एक तरफ और फंडर दूसरी तरफ, दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब जैसे रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर होता है एक प्रकार से पुलिस, जो चीजों को रेगुलेट करता है, सब कुछ सही चल रहा है। और फंडर कौन है? फंडर होता है एक प्रकार से बैंक। दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फंडर और बैंक, मतलब फंडर और पुलिस दोनों सेम होना, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा रहता है। अभी जो फंडिंग आएगी डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री ड्राइव्ड मैकेनिज्म से आएगी, यानी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगी कि कौन से कॉलेज को कितनी फंडिंग मिलेगी, और इसके लिए वो अलग से कोई मैकेनिज्म बनाने वाले हैं। तो एक तो ये थोड़ा बड़ा चेंज किया गया है कि फंडिंग का जो प्रोविजन है वो नहीं होगा नई बॉडी के पास में। दूसरा है फीस रेगुलेशन। पहले देखो यूजीसी के पास में और एआईसीटी के पास में फीस को रेगुलेट करने की भी पावर हुआ करती थी, लेकिन अब इस नए बिल में ना फीस का कोई जिक्र ही नहीं है। इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, क्रिटिक्स तो ये बोल रहे हैं कि इससे ना प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो मनमानी फीस जो हैं वो वसूलने लगेंगे और एजुकेशन में जो कॉमर्शलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखते हैं सरकार क्या करती है। मतलब ये पॉइंट रेज किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब टीथ की बात करें, इन्फोर्समेंट कैसे होगा? देखो, पहले ना यूजीसी के बारे में बोला जाता था कि ये तो टूथलेस टाइगर है, कुछ कर नहीं सकता, इसके पास में इन्फोर्समेंट की पावर नहीं है। क्योंकि ना यूजीसी एक्ट 1956 जो था ना, उसमें मैक्सिमम जो फाइन था ना वो सिर्फ 1000 रुपये था। सोचो आज के टाइम में 1000 रुपये का फाइन, कौन डरेगा इससे? लेकिन नया जो बिल आया है ना 2025 का, ये हायर एजुकेशन अधिष्ठान वाला, इसमें फाइन रेंज जो है वो 10 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में है। सबसे बड़ा जो फाइन है 2 करोड़ का है, वो तब लगेगा अगर आपने बिना अप्रूवल के इंस्टीट्यूशन खोला। अगर रूल्स वायलेट किए तो डिग्री देने की जो पावर है वो छीन ली जाएगी आपसे। और ये जो बॉडी है अब इंस्टीट्यूशंस को फाइन करने की ताकत रखती है। यूजीसी के पास में उतनी ताकत नहीं थी। फिर अब आता है कि इस बॉडी में बैठेगा कौन कौन, बॉडी में कौन कौन बैठेगा। देखो, सबसे पहले तो ये जो कमीशन बनेगा नया, यानी अधिष्ठान बनेगा हायर एजुकेशन वाला, इसमें चेयरपर्सन होंगे कोई एजुकेशन के फील्ड में पर्सन ऑफ एमिनेंस, जिसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब सबसे ऊपर होंगे चेयरपर्सन जो कि पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे, रेपुटेशन वाले व्यक्ति होंगे जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। फिर इस कमीशन में ना मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे। मैक्सिमम 12 मेंबर्स कौन होंगे? एक तो जो 3 काउंसिल्स की हमने बात की, एग्रीडिटेशन वाली काउंसिल, स्टैंडर्ड वाली काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल, इन्हों तीनों काउंसिल्स के प्रेसिडेंट होंगे, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी होंगे और एक्सपर्ट्स होंगे। मैक्सिमम 12 मेंबर होंगे और एक चेयरपर्सन होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखो एक कमेटी बनेगी अलग से, जिसको नाम दिया गया है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे। ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है वो ढूंढेगी, नाम सिलेक्ट करेगी, इस हायर एजुकेशन वाले कमीशन में एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करने के लिए। फिर सबसे लास्ट में आता है फेडरलिज्म वाला एंगल। प्रॉब्लम क्या है? बिल देखो ये बोलता है अगर सेंटर और काउंसिल में डिसएग्रीमेंट हुआ, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ ये जो हायर एजुकेशन वाली बॉडी बनेगी, दोनों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे इस बॉडी की क्या ही चलेगी। सरकार जो है इस पूरी बॉडी को सुपरसीड भी कर सकती है, यानी टेक ओवर भी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए टेक ओवर कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट इस पूरी बॉडी को। स्टेट्स का क्या रोल होगा? देखो, इस बिल में ना स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। हालांकि काउंसिल में ना जो ये काउंसिल्स इस्टेब्लिश होंगी, उस काउंसिल्स में स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे रोटेशन बेसिस पे। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट का इस हायर एजुकेशन बॉडी में कोई जिक्र नहीं है। काउंसिल्स में स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे रोटेशन बेसिस पे। फिर
नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं कि कुछ जो सेक्टर्स है ना उनको अलग रखा गया है इस बॉडी से, जैसे मेडिकल सेक्टर को, लीगल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, वेटनरी सेक्टर को, इनको अलग रखा गया है। मेडिकल, लीगल, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इनके अलग से अपने जो रेगुलेटर हैं, जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये चलते रहेंगे। और आर्किटेक्चर के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट जरूर करेंगे, लेकिन रेगुलेशन नहीं होगा। बिल कहता है देखो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिंगल विंडो सिस्टम होगा, मतलब इंस्टीट्यूशंस को ना अपनी सारी जो डिटेल है, फाइनेंस वगैरह, कोर्स वगैरह, वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, मतलब पब्लिक डिस्क्लोजर देना होगा सारी डिटेल्स का, फाइनेंस का, कोर्स का। ट्रांसपेरेंसी लाने का भी प्रयास किया गया है नए बिल में। तो लास्ट में देखो समराइज अगर हम करें इस पूरे आर्टिकल को, प्रोज देखो हैं, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे सिंगल विंडो का प्रोविजन किया गया है, कॉलेज को 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक विंडो से सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। अब फोकस जो होगा ज़्यादा होगा क्वालिटी पे, मतलब एक्रीडिटेशन पे ज़्यादा जोर होगा, इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा, डिजिटल डिस्क्लोजर पे फोकस होगा। लेकिन कंसर्न्स भी हैं, जैसे फंडिंग पावर अब मिनिस्ट्री के पास होगी, तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो पावर का बड़ा है। फीस रेगुलेशन मिसिंग है, स्टूडेंट्स के लिए महंगा साबित हो सकता है हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना। और सबसे लास्ट में फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स का जो रोल है वो लिमिटेड होगा इस बॉडी में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, नए बिल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो रोड सेफ्टी एंड आरटीओ रिफॉर्म्स से संबंधित है। रोड सेफ्टी एंड आरटीओ रिफॉर्म्स, आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और जीएस पेपर 2 पॉलिसी वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में ना कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं। जैसे तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में ना 2 बसेस आमने सामने टकरा गई थी। 30 नवंबर की घटना थी जिसमें 11 लोग की जान चली गई थी। ऐसे बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो हाल फिलहाल में हुए हैं। तो इस आर्टिकल में ना हम ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मतलब ये जो मैंने आपको बताया शिवगंगा वाला इंसिडेंट, ये अलार्म बेल क्यों है। दूसरे नंबर पे हम क्राइसिस डिस्कस करेंगे, रोड एक्सीडेंट्स से संबंधित जो डेटा है कितना ज़्यादा डरावना है, और रियल विलेन जो है वो कौन है, मतलब वीकेस्ट लिंक कौन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कैसे फेल हो रहे हैं, आरटीओ वीकेस्ट लिंक कैसे है, सॉल्यूशन क्या है, पासपोर्ट सेवा मॉडल यहाँ पे भी इंप्लीमेंट किया जाए। सिंगापुर की जो केस स्टडी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जानेंगे। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि 30 नवंबर को तमिलनाडु के शिवगंगा में एक हादसा हुआ था। 2 बसेस आमने सामने से टकरा गई थी, 11 लोग मारे गए थे, और ये एक प्रकार से अलार्म बेल की तरह है। इसके बाद राइटर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब क्या है। इंडिया में ना ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि एक रिसिप्ट है, आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ये सेफ ड्राइविंग का प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है। नहीं, हाँ रोड पे आप ड्राइव कर सकते हो इस रसीद की सहायता से, बस इतना मतलब है हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस का। आप रैंकिंग देखिए, इंडिया वर्ल्ड में देखो नंबर 1 है रोड क्रैश डेथ्स के मामले में, पहले नंबर पे है। सिर्फ 2023 में 1,70,000 लोगों की जान चली गई थी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और ये तो देखो वो डेटा है जो रिपोर्ट हुआ, आपको ही पता है बहुत सारा डेटा तो रिपोर्ट ही नहीं होता। सोच के देखो, एक शहर की पूरी पॉपुलेशन ही गायब हो गई रोड एक्सीडेंट्स की डेथ की वजह से। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, हम देखो अक्सर ये कहते हैं कि ना रोड खराब है, अक्सर आपने सुना होगा, हमारे सर्कल्स में भी बात चलती है रोड खराब है। राइटर बोलते हैं देखो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं और डिजाइन कहीं कहीं पे फ्लॉड है, मतलब वहां पे डिजाइन में दिखते हैं, लेकिन देखो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 70% जो एक्सीडेंट्स है ना वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। ह्यूमन एरर जैसे कार को बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं, रॉन्ग साइड से ड्राइविंग कर रहे हैं, या लेन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से 70% एक्सीडेंट्स होते हैं। सवाल ये है ह्यूमन एरर जो है वो आ कहां से रहा है।
इसका जवाब ये है, ह्यूमन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ड्राइवर जो व्हीकल को चला रहे हैं वो ट्रेंड है ही नहीं, ड्राइवर ट्रेंड ही नहीं है व्हीकल्स को चलाने के लिए, इस वजह से जो ये ह्यूमन एरर है वो इतना ज्यादा आ रहा है। तो इसके बाद राइटर आते हैं कोर प्रॉब्लम पे। कोर प्रॉब्लम है आरटीओ। आरटीओ मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आइडियली देखो आरटीओ जो है वो फर्स्ट फिल्टर होना चाहिए। अनसेफ जो ड्राइवर हैं वो सड़क पर ना आ सकें, उनको रोकने के लिए आरटीओ जो है वो पहला फिल्टर होना चाहिए। लेकिन आज देखो हमारे देश में आरटीओ जो सिस्टम है ना पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। आप में से देखो बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस बनवाया है, सच सच बताना टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? गाड़ी स्टार्ट करो, थोड़ा सीधा चलाओ, 1-8 बना दो, रिवर्स कर दो, बस लाइसेंस मिल गया। राइटर इसे ना डे लाइट एम्प्टी सर्किट टेस्ट कहते हैं। मतलब जब ड्राइविंग का टेस्ट होता है वहां पे ट्रैफिक नहीं होता, बारिश नहीं होती और रात का अंधेरा नहीं होता, कोई जानवर अचानक से नहीं आता। रियल लाइफ में जो एक्सीडेंट्स है ना वो हजार्ड परसेप्शन ना होने की वजह से होते हैं। हजार्ड परसेप्शन का मतलब क्या है? हजार्ड परसेप्शन का मतलब खतरे को पहले से भांप लेना। जैसे देखो ट्रक जो है वो मुड़ने वाला है या आगे ना अंधे मोड़ पर कोई हो सकता है, ये क्या है? ये हजार्ड परसेप्शन है। लेकिन ये जो हजार्ड परसेप्शन है ना ये कवर नहीं होता जब आप टेस्ट लेने के लिए जाते हो, वहां पे ये हजार्ड परसेप्शन नहीं कवर होता। थ्रेट परसेप्शन इसलिए भांप नहीं पाते ड्राइवर्स, लेकिन उनको लाइसेंस मिल जाता है। फिर इसके बाद राइटर नेक्स्ट एस्पेक्ट बोलते हैं मैन पावर क्राइसिस। राइटर कहते हैं देखो टोटल आरटीओज हमारे देश में हैं 1100 और इंस्पेक्टर्स हैं 3000 से लेके 4000 के बीच में। लेकिन एनुअली कितने लाइसेंस इशू किए जाते हैं? 1.8 सीआर से लेके 2 सीआर के बीच में। मतलब कुछ रिन्यूअल भी होते हैं, दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो आप एक मैथ लगाओ, एक इंस्पेक्टर को ना डेली हजारों लाइसेंसेस चेक करने हैं। क्या रिगरस चेकिंग पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए देखो जो एजेंट्स हैं और मिडलमैन है वो फिर सिस्टम में बीच में आ जाते हैं और सिस्टम इन्हीं के भरोसे चलता है। बिना इंस्पेक्शन के जो फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। और हाल ही में पंजाब में, महाराष्ट्र में जो स्कैम सामने आए वो इसका बहुत बड़ा सबूत है। अब राइटर सॉल्यूशन पे आते हैं। वो कहते हैं देखो प्रॉब्लम बड़ी है पर सॉल्यूशन हमारे पास में ना पहले से है। याद कीजिए 10-15 साल पहले क्या होता था। 10-15 साल पहले पासपोर्ट बनवाना कितना मुश्किल भरा काम होता था। लंबे लंबे लाइंस लगती थी, पुलिस वेरिफिकेशन का डर रहता था, एजेंट्स को पैसा खिलाना पड़ता था। लेकिन फिर आया पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, पासपोर्ट सेवा मॉडल कहिए या पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट कहिए। गवर्नमेंट ने ना एक लीडिंग आईटी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की जिसका नाम था टीसीएस। मैं टीसीएस में काम करता था और टीसीएस के साथ में पार्टनरशिप की तो फ्रंट एंड की सर्विसेज जो थी ना, फ्रंट एंड की सर्विसेज जैसे फॉर्म भरना, फोटो लेना, बायोमेट्रिक, ये सारा काम टीसीएस करती है। ये सारा काम फास्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंटली हो जाता है। और जो बैकएंड वाला काम है ना, पीछे वाला काम, सोवरिन फंक्शन यानी पासपोर्ट देना है या नहीं देना है, यह डिसीजन अभी भी सरकार के पास रहता है, एमईए के पास में और पुलिस के पास में रहता है। और रिजल्ट क्या निकला? पासपोर्ट वाले प्रोजेक्ट से जो करप्शन है वो खत्म हो गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है और नागरिक जो है वो पूरी तरह से खुश हैं आज के समय में। तो राइटर बोलते हैं देखो सेम मॉडल आप आरटीओ में लगा दो ना। आप प्राइवेट पार्टनर्स के साथ में पार्टनरशिप करो और जगह जगह पे ना एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करो, वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करो और गवर्नमेंट सिर्फ ओवरसाइट का काम करे, फाइनल इन्फोर्समेंट का काम करे। मतलब पासपोर्ट वाला जो कंसेप्ट है वो आप यहां पे भी इंप्लीमेंट कर दो, फिर देखो कितना बढ़िया सुधार आता है। और देखो अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएगा तो फिर देखो टेक्नोलॉजी लाएगा। हमारे ट्रेनिंग सेंटर कैसे होने चाहिए? राइटर सिंगापुर का एग्जांपल देते हैं। सिंगापुर में जो सेफ्टी ड्राइविंग सेंटर है ना, वहां पे ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है?
वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट ना ज़बरदस्त होता है। हाइड्रोलिक स्किड सिमुलेटर होते हैं, मतलब फिसलने वाली सड़क पर गाड़ी कैसे संभालें इसका टेस्ट होता है। वर्चुअल रियलिटी का यूज़ किया जाता है, मतलब हजार्ड परसेप्शन चेक करने के लिए कि एकदम से ट्रक मुड़ जाए तो आपको क्या करना है, ये सब चेक करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का सहारा लिया जाता है। और नाइट एंड रेन सर्किट टेस्ट भी होता है, मतलब बारिश आ रही है, अंधेरा है, तो इसमें आप गाड़ी कैसे संभालोगे। एआई मॉनिटरिंग होती है, कोई इंस्पेक्टर नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको मार्क्स देगा, कोई ब्राइब का स्कोप नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है, कुछ नहीं है। समझ गए। जब देखो रोड पर पानी होता है ना, और ट्रक जो है वो सड़क छोड़कर पानी पर फ्लोट करने लगे, तो आपको पता है गाड़ी स्लिप कर जाती है। अब इसे बोलते हैं एक्वा प्लानिंग। सिंगापुर में ना इसकी बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और इंडिया में हमें ये चीज पता भी नहीं होती। समझ गए। फिर लास्ट में देखो राइटर एक चीज बोलते हैं, वैसे तो देखो हम बात करते हैं कि हमें ना विकसित भारत बनाना है 2047 से पहले, लेकिन वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है रोड क्रैशिस की वजह से ना इंडिया को हर साल जीडीपी का ना 3 से लेके 5% के बीच में नुकसान होता है। अमाउंट की बात करें तो 6 से 8 लाख करोड़ के बीच में हर साल बर्बाद हो जाते हैं। और मरने वाले कौन होते हैं? ज़्यादातर देखो यंग लोग होते हैं, प्रोडक्टिव लोग होते हैं, जिनकी एज 18 से 45 के बीच में होती है। और जब देखो एक ब्रेड विनर मरता है ना, पूरा परिवार जिसके सहारे होता है, तो पूरा परिवार फिर गरीबी में चला जाता है। तो इसलिए देखो हमें ना आरटीओ में सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करो ताकि ट्रामा होने पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रामा सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएं। तो ये सब रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रोड सेफ्टी से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।